गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 90 है। यूपीपीएससी आर की सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करते रहिए, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 90 आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो। यूपीपीएससी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका लाभ उठाते रहिए। पहला प्रश्न है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे कहाँ नहीं जा सकता, पूछ रहा है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों। देखिए, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट नहीं जा सकते। तो पहला ही आंसर इसका। देखिए, जो मूल अधिकार हैं अपने वो वाद योग्य हैं, यानी मूल अधिकार न्याय योग्य हैं और न्यायोचित हो गए, क्योंकि इनके उल्लंघन पर व्यक्ति हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। संसद जो है हमारी पार्लियामेंट, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं करेगी, वो विशेष बहुमत से करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी? वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान याद रखिएगा। यहाँ अनुच्छेद 2 है, तो 12 को तो वैसे ही हटा दीजिए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 2 यह प्रावधान करता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तीसरा प्रश्न है नागरिकता से रिलेटेड। देखिए, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो असत्य है? जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। प्रकृतिकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिक को भी भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 5 वर्ष की कैद हुई तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और लास्ट वाला है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल पहला करेक्ट है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। प्राकृतिकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिक को भी भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, सही है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो बिल्कुल उसकी तो चली गई। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 साल की कैद हुई तो, ठीक है, 5 तो ज़्यादा है, 2 से काम हो जाएगा, उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो सी वाला यहाँ गलत है, केवल 1 नंबर की वजह से। तो देखिए, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 साल की कैद हुई तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में चर्चा किन अनुच्छेदों में की गई है? ये संविधान होना चाहिए, भारतीय संविधान में, ठीक है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप के संबंध में जो चर्चा की गई है वो कहाँ की गई है? अनुच्छेद 1 से 5, 5 से 11, 7 से 11, 12 से 35। 12 से 35 में तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। यहाँ उत्तर है 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में नागरिकता के संबंध में एक संवैधानिक प्रावधान है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 तक की गई है। इसमें नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और संसद द्वारा विधि बनाने संबंधी प्रावधान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उसको नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है?
अनुच्छेद 8, 9, 10 या 13। आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 देता है। देखिए पहले था अनुच्छेद 8 वहाँ पर, तो अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में उस व्यक्ति के संबंध में चर्चा की गई है जो भारतीय मूल या उद्भव के हैं परंतु वे भारत के बाहर रहते हैं। अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है कि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 10 में संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार है, यानी हमारी पार्लियामेंट को, और यह अधिकार राज्य के जो विधानमंडल है उनके पास नहीं है। देखिए अनुच्छेद 11 में प्रावधान किया गया है कि नागरिकता के अर्जन या समाप्ति या नागरिकता संबंधी अन्य विषयों के संबंध में संसद की शक्ति जो है वो कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, बताने की कौन सा करेक्ट होगा इसमें। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है, यानी ये कहना चाह रहा है कि राज्य के विधानमंडलों के पास नहीं है। अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत और ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, भारत में इकहरी नागरिकता, ब्रिटेन में इकहरी है, हाँ इसमें भी इकहरी है। तो बिल्कुल तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और सही ही हमको बताना है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है, यानी राज्य के विधानमंडलों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है भारत में। अमेरिका में केवल जन्मजात व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जन्मजात या प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता प्राप्त कर ले वो भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। भारत और ब्रिटेन में जो है इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। साथ साथ स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आज निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत द्वारा एक्वायर क्षेत्र नहीं है? पुडुचेरी तो है, सिक्किम भी है, दमन द्वीप भी है, लक्षद्वीप नहीं है। पहले बात करेंगे दमन द्वीप की और साथ में गोवा भी देख लो। देखिए गोवा और दमन द्वीप में जो है सन 1966 से पहले पुर्तगालियों का अधिकार था और भारत ने सन 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा इन क्षेत्रों को अधिकृत किया। ठीक है। पुडुचेरी की बात करें तो 1954 तक इस क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया। सिक्किम की बात करें तो 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के पश्चात भारत ने इसे रक्षित क्षेत्र घोषित किया। 1947 तक इस पर चोग्याल डायनेस्टी का शासन था। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संयुक्त एवं 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त जो विकल्प में नहीं है, दादरा एवं नगर हवेली की बात करें तो 1954 तक यहाँ पुर्तगालियों का शासन था और भारत द्वारा 1961 में इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी ये वही समय है गोवा और दमन द्वीप वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल अधिकार भारतीय एवं विदेशियों को प्राप्त है? ये कल के टेस्ट में आरओ का जो टेस्ट 89 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है सबसे, बस पूछने का तरीका इसमें बदल गया है। आपको याद हो तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अब इनके अंदर क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 में और यहाँ पूछा है भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये आर्टिकल 29 है, तो ये केवल भारतीयों के पास हो गया, विदेशियों के पास नहीं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये आर्टिकल 30 है, अनुच्छेद 30 है, तो ये भी केवल विदेशियों के पास हो गया, भारतीयों के पास हो गया, विदेशियों के पास नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब सही चुनना, तो सही तो है ही नहीं कोई, डी है इसका आंसर। तो या तो अनुच्छेद बना के पूछ लेगा या शब्द वाली लाइन लिख कर पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 15 में क्या, 16 में क्या, 19 में क्या, 29 में क्या, 30 में क्या। देखिए भारतीय संविधान के 5 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 15, 16, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 19वां है विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, संसद जो है किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकती। संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है। देखिए, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करना तो विधायी प्रक्रिया साधारण होगी, विशेष नहीं। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। पहला भी गलत है क्योंकि बिना किसी राज्य की सहमति या उसकी परमिशन के बिना कर सकती है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। ठीक है, सही पूछा तो सही है ही नहीं कोई। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया कि संसद नए राज्यों के प्रवेश या गठन अथवा नए राज्यों के निर्माण या किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन बिना किसी राज्य की सहमति से कर सकती है। तो वहाँ पहला स्टेटमेंट गलत था। दूसरा भी गलत है क्योंकि संसद यह परिवर्तन साधारण विधायी प्रक्रिया साधारण बहुमत द्वारा करती है। केवल संसद ही इस संबंध में विधेयक बना सकती है, राज्य के विधानमंडलों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दोनों के दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। यह एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार में की गई है। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा की गई है। इसका एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है। बिल्कुल, राज्य ऐसा कर सकता है, ठीक है, जब कभी इसकी आवश्यकता पड़े तो ये सही है। अनुच्छेद 23 में है, ये 24 में नहीं है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स तो आपको पूरे पता होना चाहिए, किस अनुच्छेद में क्या है, ये कभी भी पूछ लेता है। तो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में की गई है, न कि 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में और 24 में की गई है। अनुच्छेद 23(1) में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, यहाँ ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रावी नदी पर स्थित है और इस परियोजना से ये केवल वाले स्टेटमेंट गलत ही होते हैं अधिकतर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान लाभ प्राप्त करते हैं। देखिए, और भी कई राज्य हैं जो लाभ प्राप्त करते हैं दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना से। दिल्ली भी है इसमें, तो गलत है। पंजाब भी है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में है, तो डी है इसका आंसर। देखिए, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थापित है और यह पावर प्लांट रन ऑफ द रिवर का उदाहरण है। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर भी, पंजाब भी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली एवं चंडीगढ़ लाभ प्राप्त करते हैं। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किन दो नदी को जोड़ती है। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जोड़ती है गोदावरी को और कृष्णा को। गोदावरी जो है यहाँ पर जल आधिक्य वाली नदी है, तो इसके जल आधिक्य को जो है दूसरी नदी में जो है शिफ्ट करना है। देखिए, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण पोलावरम परियोजना के तहत गोदावरी कृष्णा नदी को जोड़ने हेतु किया गया और इस परियोजना के तहत जल आधिक्य वाली गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी में विस्थापित किया जाएगा। गोदावरी नदी की बात करें तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक जल आधिक्य वाली नदी है, ठीक है, और जिसमें जल आधिक्य होता है तो बाढ़ का कारण बनता है वो, या तो डैम बना दो या किसी दूसरी नदी में उसके जल को विस्थापित कर दो। इस परियोजना के माध्यम से पानी की कमी से जूझ रहे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के रायलसीमा क्षेत्र को सूखे जैसी आपदा से बचाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। रूस का जो मॉस्को शहर है वो किस सागर से नहीं जुड़ा है। 5 सागरों का पत्तन कहते हैं रूस के मॉस्को शहर को। अलग से प्रश्न पूछा, ल्यूसेंट में भी लिखा है साफ। कैस्पियन सागर से जुड़ा, काले सागर से जुड़ा, बाल्टिक सागर से जुड़ा है, एरल सागर से नहीं जुड़ा है। एरल सागर से कौन कौन जुड़े हैं। केयू है, टीयू है। केयू है या टीयू है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
इस तरह से कुछ है, 2 ही जुड़े हैं वो, और पूछ लेता है कभी कभी। सूख गया अरल सागर, यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है 2016 में। देखिए रूस का जो मॉस्को शहर है वो कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर तथा लागोडा झील से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। तो एरल सागर हुआ ही नहीं इसमें, ठीक है। देखिए एरल को कंफर्म कर देता हूँ, केयू है वो, यानी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, याद रखना इसको, ये 2 ही सीमा बनाते हैं इससे। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है। यह नदियाँ रोन नदी, सीन नदी, यूराल नदी, यह इनके मुहाने जहाँ पर ये अपना जल विसर्जित करती हैं। तो रोन नदी गिरती है मेडिटेरियन में, भूमध्य सागर में, सही है ये। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, भी सही है। यूराल कैस्पियन सागर में गिरती है, सारे सम्मिलित हो गए। तो देखिए रोन नदी की बात करें तो आल्प्स पर्वत से निकलती है और जेनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में जल विसर्जन करती है। यूराल नदी एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। ये स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन सी नदी अपना जल विसर्जन कहाँ करती है पूछ लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है। जो एटलस माउंटेन है वो अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है जिसका विस्तार यूरोप तक है। और अफ्रीका स्थित जो किलिमंजारो है और केन्या पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। सी है इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं कुछ। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कांगो या जायरे नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए कांगो नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। कांगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। और यह मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है और इसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। कांगो या जायरे एक ही बात है, तो डी करेक्ट हो गया। मकर रेखा को कौन काटता है 2 बार, भूमध्य रेखा को कौन काटता है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है। तो भूमध्य रेखा को काटती है कांगो, यहाँ मकर रेखा लिखा है, इसको लिम्पोपो काटती है, यही गलत हो गया और यही अपना आंसर है। बाकी ये दोनों सही हैं ऊपर के। तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो या जायरे, ठीक है। और ये अफ्रीकी उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ए करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया और डी करेक्ट हो गया। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को नहीं, मकर रेखा को लिम्पोपो काटती है, तो सी हो गया गलत। और स्टेनली तथा लिविंगस्टोन जो जलप्रपात हैं, यूपीपीएससी प्रश्न कर चुकी है, ये कांगो या जायरे नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर कहाँ गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है। देखिए नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। यह नील नदी युगांडा, इथोपिया, यिसन, सूडान से होकर बहती है। और श्वेत नील तथा नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, यानी वाइट नील और ब्लू नील। इसमें से वाइट नील की बात करें तो लेक विक्टोरिया से निकलती है, ब्लू नील की बात करें तो लेक टाना से निकलती है। जो मिस्र का असवान डैम है वो इसी नदी पर बनाया गया, इसी किसी नील नदी पर, ठीक है। और विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में जो अधिकांश कोयला है वो एंथ्रेसाइट प्रकार का है और भारत में अधिकांश कोयले के जो निक्षेप है वो गोंडवाना क्षेत्र समूह में पाए गए हैं। देखिए भारत में जो कोयला है वो अच्छी किस्म का नहीं है, ठीक है, इसलिए वो एंथ्रेसाइट नहीं है, वो बिटुमिनस है। एंथ्रेसाइट से सबसे अच्छा कोयला होता है। और कोयला सबसे अच्छा कौन सा है जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो एंथ्रेसाइट में तो 90+ होता है। बाकी भारत में अधिकांश कोयले के निक्षेप गोंडवाना समूह में, ये तो पता ही होगा सभी को। तो बी करेक्ट है यहाँ पर, केवल 2। देखिए भारत में जो पाया जाने वाला कोयला वो अच्छी किस्म का नहीं है, यहाँ अधिकतर कोयला बिटुमिनस प्रकार का है और इसमें भी अधिकांश कोयला जो है वो गैर कुकिंग ग्रेड का है, तो पहला गलत है। ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। कोयले के जो भंडार हैं वो 2 भूगर्भिक समूह में है, एक है निम्न गोंडवाना समूह और दूसरा है टर्शरी समूह, ठीक है। निम्न गोंडवाना समूह जो है वो 20 करोड़ वर्ष पुराना है और जो टर्शरी समूह है लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। और इनमें से देश के लगभग 96% कोयला भंडार ये जो निम्न गोंडवाना समूह है ना, जो 20 करोड़ साल पुराना, इसमें है। देखिए गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो 4 नदी घाटियों में पाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी। स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा।
जबकि टर्शरी कोयला आपको कहाँ मिलेगा? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और नागालैंड में। ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। दार्जिलिंग, रानीगंज, गिरिडीह, रामगढ़ उपरोक्त में से कौन से क्षेत्र कोयले का उत्पादन होता है? किन क्षेत्रों में? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में और दार्जिलिंग में होता है कोयले का उत्पादन। झारखंड के गिरिडीह, रामगढ़ में होता है। सभी में तो होता है। 1 2 3 4। देखिए, रानीगंज पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में भी कोयले का उत्पादन होता है। झारखंड के कोयला क्षेत्रों की बात करें तो झरिया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, औरंगाबाद, हुतार। ये कभी कभी मैच करने के लिए पूछ लेता है कि कौन कहाँ पर है। बाकी इसके झारखंड के अलावा है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को 2 भागों में बांट दो। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र और दूसरा है दक्षिण छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र। उत्तरी छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र है, उसमें चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर, सिंदूरगढ़, लखनपुरा, रामकोला। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करें तो हासदो, अरंड, कोरबा और मांड, रायगढ़। ये थोड़ा छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ अदर स्टेट के पीसीएस में या यूपीएससी में नहीं पूछेगा, या आरओ की परीक्षा में नहीं पूछेगा। वो तो सीधा सीधा पूछ लेगा। विश्रामपुर को मैच कर दो तो छत्तीसगढ़ से, ठीक है। लखनपुरा को मैच कर दो छत्तीसगढ़ से। डाल्टनगंज को मैच कर दो झारखंड से। गिरिडीह को मैच कर दो झारखंड से। रानीगंज को मैच कर दो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। और दार्जिलिंग को मैच कर दो पश्चिम बंगाल से। इस तरह से पूछेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है। बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर और दुर्गापुर में ताप विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। बिल्कुल करेक्ट पहला, करेक्ट दूसरा, करेक्ट तीसरा। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई और यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। और दामोदर घाटी परियोजना के तहत चंद्रपुर, बोकारो, पतरातू एवं दुर्गापुर में ताप विद्युत ग्रहों की स्थापना की गई है। तो आधा आधे का 50-50 का कुछ रेशियो था यहाँ पर। आधे प्रश्न इसमें पॉलिटी के थे और बाकी 50% प्रश्न इसमें ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह के सवाल जो है आरओ की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए।